हम होंगे कामयाब कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से, जिसे मध्य प्रदेश के सभी आकाशवाणी केंद्रों से एक साथ प्रसारित किया जा रहा है। और श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर शहर के जाने माने नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समीर नेवसरकर जी। डॉक्टर समीर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी नमस्कार। धन्यवाद। डॉक्टर समीर साहब, जो अभी कोरोना काल चल रहा है, इसमें जो नाक कान गले की जो परेशानी है वो तो अपनी जगह है ही सही, जी लेकिन कोरोना से संबंधित बहुत सारे जो उपाय हैं जिसे लोग कर रहे हैं, चाहे वो भाप लेने की बात हो या चाहे काढ़ा पीने की बात हो, और उसके बाद जी उनको उससे भी बहुत सारी परेशानी हो रही है। ऐसे क्या जी प्रिकॉशंस हमको रखना चाहिए इस कोरोना काल में, जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें? देखिए, कोरोना काल में शुरुआती दिनों को छोड़ दें तो अभी आज की जो स्थिति है जी इसमें दो तरह की चीजें सामने आ रही है। जी। कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और वो डर के कारण हर चीज की अति कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल बेपरवाह हो गए हैं और किसी भी प्रिकॉशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जी। दोनों ही परिस्थितियां जो है वो अच्छी नहीं है। हम्म। प्रिकॉशन लेना अच्छी बात है, भाप लेने में कोई बुराई नहीं है, काढ़ा पीने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कई बार हमारे पास ऐसे मरीज आ रहे हैं कि भाप लेने में भाप के सोर्स के इतने पास पहुंच गए कि भाप का टेम्परेचर तो 100 डिग्री होता है, उससे मुंह की स्किन झुलस गई, या गर्म काढ़ा पी लिया, इतनी ज्यादा मात्रा में पी लिया या इतना गर्म पी लिया कि मुंह के अंदर छाले हो गए। जी जी। तो एक बात समझने की है कि भाई काढ़ा आपके शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत कर रहा है, लेकिन अगर काढ़ा इतना गर्म है कि उससे मुंह में छाले हो जाएं, तो उससे आपकी इम्यूनिटी को फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होने वाला है। जी 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 जी। तो अति हर चीज की बुरी होती है, जो भी कुछ करें संयम से करें, मध्यम मार्ग से चलते हुए करें। जी जी। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो कोरोना की बात होती है, पेशेंट की बात होती है, उसमें एक सबसे बड़ा सिम्टम्स है कि सांस लेने में दिक्कत होना, और नाक कान गले की अगर बहुत सारी परेशानी है तो उसमें कुछ ऐसी और भी बीमारियां होती हैं जिसमें सांस लेने में दिक्कत जाती है। अब ये कैसे पता करें कि ये कोरोना के कारण ऐसा हो रहा है या दूसरी कोई अन्य प्रॉब्लम है? देखिए, सामान्यतः सांस लेने में परेशानी जो होने का कारण है, नाक की हड्डी टेढ़े होने की वजह से भी सांस में परेशानी हो सकती है। जी। जिन मरीजों को एलर्जी की तकलीफ है, जब एलर्जी का प्रोसेस ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो नाक की लाइनिंग में सूजन आ जाती है, उसके कारण से भी उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। कुछ लोगों को नाक के अंदर में मस्से बन जाते हैं, उससे सांस लेने में दिक्कत होती है। लेकिन ये लक्षण उन मरीजों को सामान्यतः पहले भी हो रखे होते हैं, और उन्हें उन लक्षणों में और नए लक्षणों में अंतर करना भली भांति आता है। जी। पहली बात। दूसरी बात, कोरोना में केवल सांस लेने में तकलीफ कोई भी ऐसा नहीं है। कोरोना में नाक से सांस आती है, फिर भी फेफड़ों के अंदर में सांस चूंकि जो जा रही है उससे ऑक्सीजन अंदर रक्त में नहीं पहुंच रही है, इस वजह से सांस में परेशानी होती है। वो एक अलग स्थिति है। नाक बंद होना अलग है। नाक अगर बंद है तो मुंह से सांस लेके भी सांस अंदर जाएगी। जी। कोरोना में जो सांस में तकलीफ होती है, एक तो वो लेट लक्षण है, उस समय तक बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है, और उन मरीजों को फेफड़ों का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से, फेफड़ों का संक्रमण होने के कारण से सांस में दिक्कत होती है। जी। डॉक्टर साहब, जिन लोगों को गले में कुछ परेशानी है, या जिसमें गले की चर्बी ज़्यादा बढ़ जाती है, या गले में खिंचाव सा हमेशा होता है, या गले में ऐसा लगता है सोते वक्त उनको कि कसावट हो रही है, या उनका गला जो है वो जकड़ा जा रहा है, तो ये जो परेशानी होती है, ऐसे समय पे अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स आते हैं कोरोना में सामान्यतः मरीजों को बुखार आएगा, साथ में गले में दर्द होगा, निगलने में परेशानी होगी जी, खाना खाने में, पानी पीने में, इवन थूक गटकने में भी दर्द होता है जी। ये तीनों चीजें अगर साथ में हो रही हैं, और ऐसा नहीं कि अभी हो रही है 15 मिनट बाद ठीक हो गई या आधे घंटे बाद ठीक हो गई, कुछ खाया तो ठीक लगा, खाना उतर गया, फिर लगा कि कुछ गले में अटक रहा है, जैसे फ्लीटिंग एंड मतलब ऐसे लक्षण जो आ जा रहे हैं वो कोरोना में नहीं होंगे। कोरोना में अगर या तो इन्फेक्शन है या इन्फेक्शन नहीं है। इन्फेक्शन अगर माइल्ड है तो हो सकता है कि मरीज को कोई लक्षण ना हो, जिसको लक्षण हो रहे हैं उसको लक्षण ऐसा नहीं हुआ कि अभी हो गया 15 मिनट में ठीक हो गया, आधे घंटे में ठीक हो गया, फिर से आ गए, इस प्रकार से नहीं होता है। जी। जिनको पुरानी परेशानी है गले की, या जिनको गले में सांस लेने में दिक्कत है, या जिनको स्लीपिंग डिसऑर्डर है, या जिनको गला कसाता है सोते वक्त, अगर इस काल में भी अगर उनके साथ ऐसा होता है या वो सिम्टम्स ज़्यादा बढ़ते हैं, तो उनके मन में ये शंका आ सकती है कि उनको कहीं ये वाली प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो क्या गले, आपको कहा ना कि परेशानी दो तरह की है, या तो लोग
अत्यधिक डर रहे हैं या फिर बिल्कुल बेपरवाह हो रहे हैं। जी। किसी मरीज को या किसी भी व्यक्ति को कोई लक्षण पहले भी होते रहे हैं, कोरोना के आगमन से पहले भी ऐसे लक्षण होते रहे हैं, और अभी भी 2 महीने 3 महीने से बोल रहे हैं कि तकलीफ हो रही है, लेकिन तकलीफ वैसी की वैसी, उसमें कुछ उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है। भाई कोरोना का संक्रमण अगर होता है तो वो स्थायी नहीं रहता है। जी 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 जी। 10 दिन में 15 दिन में वायरस तो शरीर से निकल जाएगा ना। जी जी जी। डॉक्टर साहब, इस कोरोना के अलावा कुछ और जो बातें हैं वो हम आपसे जानना चाहेंगे। आप एक जाने माने नाक कान गला रोग के सर्जन भी हैं, तो गले में जिन लोगों को चर्बी हो जाती है, क्या वो ऑपरेशन के द्वारा निकाली जा सकती है? गले में अत्यधिक चर्बी, मोटापा अत्यधिक होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया करके एक बीमारी होती है, जिसमें सांस रात को बार बार सांस रुकती है, ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी होती है, इससे कि ब्रेन जो दिमाग जाग जाता है, भले ही पेशेंट पूरी तरह से नहीं जागरूक हो। और इन लोगों को स्लीप डिप्रीवेशन, नींद की कमी के कारण से दिन में नींद आना, दिन में झपकी लगना, मेमोरी में परेशानी होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये सब परेशानियां होनी शुरू हो जाती है। जी जी। इसके लिए एक स्लीप स्टडी करके चीज होती है कि रात में नींद के जो पैरामीटर्स हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है या नहीं हो रही है तो किस हद तक हो रही है, कितने समय के लिए हो रही है, सांस अगर रुक रही है 10 सेकंड या उससे ज्यादा समय के लिए सांस कितनी बार रुक रही है, ज्यादा से ज्यादा कितने सेकंड के लिए सांस रुक रही है, उस पीरियड में ऑक्सीजन कितनी कम हो रही है, ये सब जांचा जाता है। जी। तो इस स्टडी के पश्चात इन मरीजों को जो फर्स्ट लाइन उपाय है वो बोलते हैं सीपैप मशीन या बाईपैप मशीन इस्तेमाल करना होता है। जी जी। रात को सोते समय यह मशीन लगाने से जो एयरवे का कोलैप्स हो रहा है, ये रास्ता बंद हो जा रहा है, चिपक जा रहा है, वो रास्ता खुला रहता है। आप इसका उदाहरण ऐसे समझ लीजिए कि अगर एक बहुत ही हल्के दर्जे के स्ट्रॉ से आप अगर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या कुछ जूस पी रहे हैं तो वो स्ट्रॉ कई बार चिपक जाता है। जी। जब वो चिपक जाता है, आप कितना भी जोर से उसको अंदर खींचने की कोशिश करें, उसमें से जूस या कोल्ड ड्रिंक नहीं आएगा। जी जी। उसको खोलने के लिए आपको उसको हल्के से फूंकना पड़ता है। वो फूंकने से क्या होता है कि जो चिपका हुआ स्ट्रॉ है वो वापस से खुल जाता है। जी 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 जी। तो इन मरीजों में भी प्रेशर की वजह से या चर्बी की वजह से सांस की लेने का जो रास्ता है वो चिपक के अवरुद्ध हो जाता है। जी। और अगर थोड़ा सा प्रेशर देते हैं, जो सांस लेते समय और प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, उसकी जगह अगर अपन पॉजिटिव प्रेशर से हवा अंदर फेंकते हैं तो रास्ता खुला रहता है। जी। तो ये जो तरीका है ये सेफेस्ट तरीका है, बगैर ऑपरेशन के संभव हो जाता है। जी। और इसके साथ में जैसे मरीज की नींद की क्वालिटी इंप्रूव हुई तो उसको जो दिन में होने वाली थकान है वो कम होती है। जी। उसके बाद में ये लोग अपना वेट लॉस वगैरह करके कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करके वेट लॉस करना शुरू करें तो इनकी तकलीफ अपने आप कम होती जाती है। जी। कुछ मरीजों में सीपैप मशीन वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं तो उसमें ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, या कुछ मरीजों में सीपैप मशीन का प्रेशर इतना ज्यादा लगाना पड़ रहा है कि वो संभव नहीं होता है, तो उनमें से ऑपरेशन के लिए जाते हैं। लेकिन ये ऑपरेशन जटिल होते हैं। इन मरीजों में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अन्य बीमारियों की वजह से कॉम्प्लिकेशन के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। एक ऑपरेशन से सारी परेशानियां दूर हो जाए ऐसा संभव नहीं है। कई बार मल्टीपल लेवल पे रुकावटें दूर करनी पड़ती हैं, तो एक से ज्यादा ऑपरेशनों की जरूरत पड़ सकती है। जी। ब्रेन स्ट्रोक अगर किसी को होता है और उसमें अगर उसकी आवाज़ चली जाती है, ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनको ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद उनकी आवाज़ चली जाती है, तो क्या वापस से उस आवाज़ को लाया जा सकता है? जी देखिए, ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद से आवाज में 2 इशू है। आवाज तो वो कर सकते हैं, आ ऊ ई ये सब आवाजें निकाल सकते हैं, लेकिन जो भाषा है, भाषा स्पोकन लैंग्वेज वो अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि जो सेंसरी स्पीच एरिया या मोटर स्पीच एरिया है ब्रेन का, अगर वो स्ट्रोक में इन्वॉल्व हुआ होगा तो उस वजह से ये चीज होती है जिसको एफेसिया बोलते हैं। उसमें एक्सटेंसिवली स्पीच थेरेपी से कुछ मरीजों में काफी अच्छा फायदा होता है जी। मगर सभी में भाषा पूर्णतः नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी ये संभव नहीं है। स्पीच थेरेपी देनी पड़ती है, काफी लंबे टाइम तक देनी पड़ती है, और मरीज जितना एफर्ट करेगा, जितना प्रयास मरीज करेगा, उतने अच्छे रिजल्ट इसमें मिलते हैं। जी। जिन बच्चों में बचपन से ही सुनने की क्षमता नहीं रहती है, ऐसे बच्चों को हम क्या आवाज़ दे सकते हैं सुनने की, या उनके जो ऑपरेशन के माध्यम से या उन बच्चों को भी सुनने की शक्ति मिल सकती है? कुछ इलाज है ऐसा? जी बिल्कुल बिल्कुल मिल सकती है। इनफैक्ट जन्मजात विकलांगता में केवल बधिरता ही ऐसी विकलांगता है जिसको ऑपरेशन के द्वारा रिकवर किया जा सकता है।
कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के द्वारा ऐसे बच्चे जी। जो जन्मजात बहरेपन के शिकार हैं उनको इस स्तर पे लाया जा सकता है कि वो सुनने लगे और बोलने भी लगे, क्योंकि बोलने के लिए सुनना जरूरी है। जी बच्चा जो भाषा सुनेगा वो भाषा बोलेगा। जी 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 मगर इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितना जल्दी बच्चे को आइडेंटिफाई करने की इसकी श्रवण क्षमता बाधित है, उतना जल्दी उसको मशीन लगा के उन नसों में कम से कम करंट दौड़ना शुरू हो जाए, जिससे कुछ आवाज अंदर दिमाग तक पहुंचना शुरू हो जाए। जी ये करें। और 3 साल के अंदर अंदर अगर कॉक्लियर इम्प्लांट हो जाता है, जैसे सामान्य बच्चा भी 3 साल तक में करीब कुछ ही वाक्य बोलता है, जी 1.5 साल के बाद में भाषा का विकास शुरू होता है, और 3 साल तक आते आते बच्चा सामान्य सिंपल सेंटेंसेस 30-50 शब्दों के बीच की वोकैबुलरी ऐसा रखता है। तो 3 साल के अंदर जिन बच्चों का इम्प्लांट हो जाता है, ये स्टडीज में पाया गया है कि अगर उनको थेरेपी अच्छे ढंग से मिलेगी, क्योंकि कॉक्लियर इम्प्लांट में ऑपरेशन अकेला नहीं है, ऑपरेशन के बाद में स्पीच थेरेपी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी बच्चे को आवाज को आइडेंटिफाई करना, अलग अलग आवाजों में अंतर करना, और फिर शब्दों का जो प्रोडक्शन है और उसके बाद वाक्य बनाना, ये चारों स्टेजेस से बच्चे गुजरते हैं। जी जी जिन बच्चों की थेरेपी अच्छे से होती है, अगर 3 साल के अंदर इम्प्लांट हुआ है तो 6 साल की उम्र में वो अपने नॉर्मल सुनने वाले बच्चों के बराबर परफॉर्म करते हैं। क्या बात है। बहुत जितना अच्छी। लेट इम्प्लांट होगा उतना रिजल्ट खराब होंगे। जी 10 साल के बाद में अगर इम्प्लांट किया जाता है तो केवल आवाज का अवेयरनेस आ जाएगा, लेकिन भाषा का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि तब तक जो भाषा के लिए ब्रेन का एरिया है वो दूसरे कामों में प्रयोग होने लगता है। जी यानी सबसे अच्छा है कि आप जितनी जल्दी उसको आइडेंटिफाई कर लें और ऑपरेशन करवा लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जी जितना जल्दी आइडेंटिफाई कर लें, और अगर आइडेंटिफिकेशन होता है तो उसको एक्सेप्ट करें, जी क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इधर से उधर भटकते रहते हैं, 4-5 लोगों को दिखाएंगे, बार बार जांच कराएंगे, या जांच नहीं कराएंगे, घूमते रहेंगे। कई बार फिर बाबा तांत्रिक, इधर उधर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, ये सब इलाजों के चक्कर में पड़ जाएंगे और उसमें वो अपना समय बर्बाद करते हैं। जी 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 डॉक्टर समीर नेवसरकर जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत सारी जानकारी आपने दी। चलने से पहले आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे, कोई आपकी फरमाइश का गीत जो इस वक्त आप हमारे रेडियो सेट से सुनना चाहें तो हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। एक वो गाना है ना, अकेला हूँ मैं, ये बिल्कुल ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। डॉक्टर समीर नेवसरकर जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत सारी बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में, कोई साथी है तो मेरा साया। अकेला हूँ